हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करने से पहले इसमें हम जो है एक टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द क्वांटिटी ऑफ मास कंटेन्ड इन द बॉडी। इनर्शिया क्या है? क्वांटिटी ऑफ मास कंटेन्ड इन द बॉडी, मतलब जो मास है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे जो लॉ है इनर्शिया का वो क्या है? इनर्शिया जो होता है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ। मतलब बॉडी की इनएबिलिटी है कि वो अपने आप ना तो जो रेस्ट से अपने आप को चेंज कर सकती है, ना रेस्ट से मोशन में लेके आ सकती है अपने आप को, ना ही मोशन से रेस्ट में लेके आ सकती है। मतलब जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें, मतलब इनएबिलिटी है उसकी बॉडी की टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ इज नोन एज इनर्शिया। अब इनर्शिया की तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले है, एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया तो आपको पता चल गया कि है क्या है, कि इनएबिलिटी है बॉडी की कि अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर सकती, जो भी हो, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी नॉट टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। मतलब इनएबिलिटी है बॉडी की कि वो रेस्ट से अपने आप को मोशन में नहीं लेके आ सकती। ठीक है, तो वो उसकी इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एग्जांपल है, बस है, बस में पैसेंजर्स बैठे हैं, एकदम से बस स्टार्ट हो जाती है तो जो बस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन जो पैसेंजर उसमें बैठे हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। बस इस डायरेक्शन में क्यों? क्या हुआ? जब बस स्टार्ट हुई तो जो लोअर पार्ट है पर्सन का वो बस के साथ ही मूव कर गया, जो वो बस के साथ ही मूव कर गया, लेकिन जो अपर पार्ट है वो क्या है, पहले रेस्ट में था, उसने रेस्ट में ही रहने की कोशिश की, तो जो पैसेंजर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर गया, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है, जब हम स्टिक से जो है किसी कारपेट को हिट करते हैं उसकी डस्ट निकालने के लिए, तो क्या होते हैं, जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, रेस्ट पोजीशन में होते हैं, लेकिन जो जब हिट करते हैं तो जो कारपेट है वो मोशन में आ जाती है। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में ही रहने की वजह से वो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, लेकिन उसको जो है कारपेट में वो क्लीन हो जाती है। ठीक है, वो किसकी वजह से है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि बॉडी की इनएबिलिटी कि वो अपने आप को मोशन से रेस्ट में नहीं लेके आ सकती। ठीक है, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें कौन सी एग्जांपल है? बस चल रही है तो उसके बाद वो क्या है, ड्राइवर एकदम से अगर ब्रेक लगाता है तो जो पैसेंजर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, गिर जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि जब बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है उसमें क्या होता है, जो लोअर पार्ट है जैसे ब्रेक लगती है लोअर पार्ट जो है वो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट है वो मोशन में ही रहने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से जो पैसेंजर है वो आगे वाली तरफ गिर जाता है, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कि जब कोई पर्सन ट्रेन से जंप करता है, जब बस से भी जंप कर गया या ट्रेन से जंप कर गया, तो हमेशा क्या होता है, आगे वाली साइड को गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि जो ट्रेन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। ठीक है, जैसे ही मतलब पैसेंजर ने उस बस या ट्रेन में से जंप किया तो उसके जो फीट हैं वो तो रेस्ट में आ गए, लेकिन जो उसका अपर पार्ट है वो मोशन में ही रहने की कोशिश करता है, तो इसीलिए वो आगे वाली साइड गिर जाता है। वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट है? दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि बॉडी की इनएबिलिटी कि वो अपनी जो है डायरेक्शन अपने आप नहीं चेंज कर सकता था। इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी
टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन, टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब एग्जाम्पल कौन सी है, जब एकदम से कोई बस शार्प टर्न लेती है, शार्प टर्न लेती है, मान लो इस डायरेक्शन, यहाँ से बस जा रही है और एकदम से इस साइड उसने टर्न लिया, तो पैसेंजर किस साइड गिरेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि जो उसका लोअर पार्ट है वो तो बस के साथ ही मूव करेगा, लेकिन जो अपर पार्ट है वो स्ट्रेट ही जाने की कोशिश करता है, तो इसीलिए वो आउटवर्ड डायरेक्शन में गिर जाता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद जो अगर कोई कार है या कोई भी कार्ट है, वो क्या है, मड में से निकल के आता है, ठीक है, कीचड़ में से निकल के आता है। उसके बाद क्या है, जो कीचड़ है वो जब हम रोड पे चलते हैं तो वो पीछे वाली साइड में गिरता है। क्यों? वहाँ पे भी ऐसा ही है कि जो मड है, मड जो व्हील्स को लगा होता है, वो टेंजेंशियली जो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरता है। क्यों? क्योंकि जो मड है वो जब रोटेट करता है तो वो उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करता है जिसमें पहले वो था, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया की 3 टाइप तो होगी। अब जो इनर्शिया है इसे हम जो एक क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूटन के किस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया हम किसे बोलते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या हो गया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की जितनी इसमें मैंने एग्जांपल्स बताई हैं इनर्शिया में, वो सारी एग्जांपल्स जो है वो किसकी है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। उसके बाद आ जाता है न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ। अब आप लोगों ने एक रिलेशन तो फोर्स का सुना ही होगा, F इज इक्वल टू एम ए, वो न्यूटन के सेकंड लॉ से ही ड्राइव हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो मोमेंटम जो है उसे हम स्मॉल p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उन्होंने डेफिनेशन में क्या कहा है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद ये हम फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम कांस्टेंट के लगा देते हैं और साथ में आ जाता है dp अपॉन dt। क्लियर, के को हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, और हमें पता है जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, उसका फॉर्मूला होता है p वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। m कांस्टेंट है, ठीक है, उस पर वेक्टर नहीं आएगा, v जो है वेलोसिटी है उस पर वेक्टर आएगा। तो हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है दोनों वैल्यूज। f वेक्टर इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया डी एम वी वेक्टर अपॉन डी टी। अब इसके बाद m कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव मतलब जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज नहीं होएगा, तो m हमने बाहर लिख लिया, डी वी वेक्टर अपॉन क्या आ गया, डी टी आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। हमें पता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, एक्सेलेरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया, f वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एम ए वेक्टर, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ डिस्क्राइब करता है। अब ये फोर्स आ गई, फोर्स के एसआई यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। ठीक है, न्यूटन, या फिर यहाँ से बन रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर CGS क्या होते हैं, डाइन होते हैं, ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था फोर्स का, डायमेंशनल फॉर्मूला था m1 L1 T-2। क्लियर, ये हो गया हमारे पास फोर्स। अभी लीनियर मोमेंटम वाला जो टॉपिक है ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद
पहले न्यूटन का थर्ड लॉ हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद लीनियर मोमेंटम क्या है ये मैं आपको बताऊंगी कि लीनियर मोमेंटम होती क्या है। ठीक है, अब है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इस केस में दो बॉडीज है ए और बी। एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी। ये एक दूसरे से कलाइड करी तो इन दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई की। तो बी ने जो फोर्स अप्लाई की ए पे दैट इज एफ ए बी वेक्टर, और जो ए ने बी पे अप्लाई की है, ठीक है, वो है एफ बी ए वेक्टर। इन दोनों का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड होएगा वो सेम होएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होएगा? एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए वेक्टर। अभी हमने इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये हमारे पास कैसे आया। क्लियर? अब हम ऐसे ही कंसीडर करके चलते हैं कि ये दो बॉडीज़ हैं, एक दूसरे से कोलाइड करी। अब अगर कोलिजन होती है दो बॉडीज़ में तो उनकी मोमेंटम क्या होएगी? चेंज होएगी। अब मान लो बॉडी ए से बॉडी बी कोलाइड करी तो डेल्टा P1 जो है इसकी मोमेंटम चेंज होगी, ठीक है, ए की। तो जो बी है उसकी मान लो क्या है? डेल्टा P2, उसकी मोमेंटम चेंज हुई है। तो लिख सकते हैं कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ठीक है, और डेल्टा P2 वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग चाहे वे चेंज भी हुई है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, जो मोमेंटम है वो सेम रहती है। तो क्या होएगा कि टोटल चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 क्या होएगा? ज़ीरो होएगा। क्लियर? मतलब डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है? इस इक्वेशन को दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, एंड लिमिट जो है वो लेनी है डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। क्या आ जाएगा? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, एंड माइनस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी। ऐसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था कि अगर लिमिट जो है डेल्टा टी अप्रोच करिए ज़ीरो और यहाँ पे डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी है, तो जो डेल्टा है लिमिट वगैरह हट के ये d अपॉन डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? d P1 वेक्टर अपॉन डी टी, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस d P2 वेक्टर अपॉन डी टी। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या है? फोर्स ऑन बॉडी ए, और ये क्या है? फोर्स ऑन बॉडी बी। अगर ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी बी है, ठीक है, जो dP2 है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन बॉडी बी, और ये क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। तो क्या लिख देंगे? हमें पता है कि एफ ए बी इज इक्वल टू dP1 बाय dt अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और एफ बी ए क्या आ गया हमारे पास? dP2 अपॉन dt। तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, एक इधर और एक इधर। हमारे पास क्या आ गया? एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये क्या है हमारे पास? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया।
अब इसकी एग्जांपल्स न्यूटन के थर्ड लॉ की कौन सी एग्जांपल्स है इसमें है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर हम एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी बॉडी इक्वल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है। अगर बात करें रिकॉइल ऑफ गन की, मतलब हम फायर कर रहे हैं गन से, जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन जो गन है वो बैक साइड होएगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होएगा, इक्वल फोर्स होएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, गन को भी झटका लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। सेकंड, स्विमिंग का केस, जब कोई पर्सन स्विमिंग करता है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, तो जो मैन है वो पुश करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में वाटर को, लेकिन जो वाटर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है। थर्ड, वॉकिंग, जब हम वॉक करते हैं हम क्या करते हैं, ग्राउंड को प्रेस करते हैं। ठीक है, जो ग्राउंड है वो रिटर्न में क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाता है, जिससे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। उसके बाद कोई बुक है टेबल पे पड़ी हुई है, तो अगर टेबल पे पड़ी हुई है वो क्या करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना वेट लगाएगी, और जो टेबल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में वेट लगाएगा, जिसकी वजह से वो टेबल पे स्टेबल रहती है। ठीक है, उसके बाद रोइंग ऑफ अ बोट, जब कोई बोट आगे मूव करती है तो जो क्या होता है, बैम्बू पोल होता है, बैम्बू पोल से वाटर जो है हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन जो बोट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। अगर हम किसी बॉल को मतलब ऊपर से हम नीचे फेंकते हैं तो वो जंप करके दोबारा वापस आती है, मतलब ग्राउंड ने उसे क्या लगाया, इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स लगाई है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बॉल को दीवार से मारते हैं, ठीक है, दीवार से मारेंगे तो दीवार भी उस पर क्या लगाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाएगी। ये सारी एग्जांपल्स क्या है, रिकॉइल ऑफ गन की, सॉरी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। उसके बाद हम बात करते हैं मोमेंटम की, कि मोमेंटम होती क्या है, व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम भी हम बोल देते हैं मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम भी हम इसे बोल देते हैं। लीनियर मोमेंटम इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। ठीक है, P से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फॉर्मूला होता है दैट इज m इंटू वी वेक्टर। अब लीनियर मोमेंटम होती क्या है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। क्लियर, तो फॉर्मूला बन गया इसका P इज इक्वल टू एम वी। अब इसके SI यूनिट क्या होंगे, SI यूनिट होंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। CGS यूनिट क्या होंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होएगा, हमने पहले भी किया है, m1L1T-1। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम जो है इसमें हम थोड़े से केस डिस्कस करेंगे, 3। फर्स्ट केस है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज है, उन दोनों का मास सेम है, लेकिन जो वेलोसिटीज है वो अलग अलग है। मान लो हमारे पास केस 1, जो मास है वो सेम है, मास सेम है, लेकिन जो दो बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटीज क्या है, v1 और v2। तो इनकी मोमेंटम क्या हो जाएगी, पहले वाले की मोमेंटम हो जाएगी mv1 और दूसरे की क्या हो जाएगी mv2। क्लियर, अब हमने इनको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड किया, p1 वेक्टर अपॉन p2 वेक्टर, क्या आ गया, mv1 वेक्टर अपॉन mv2 वेक्टर, m से m कैंसल, v1 वेक्टर अपॉन v2 वेक्टर। मतलब जो लीनियर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटीज के अगर बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होएगी तो मोमेंटम ज़्यादा होएगी, अगर वेलोसिटी कम होएगी तो मोमेंटम क्या होएगी, उसकी कम होएगी। उसके बाद सेकंड केस है, अगर मास दोनों बॉडीज़ के
एक का मास m1 है, एक का क्या है m2, बट जो वेलोसिटी है वो क्या है, दोनों बॉडीज की सेम है। तो मोमेंटम क्या बन जाएगी, p1 इज इक्वल टू m1 इंटू वी वैक्टर, और इधर सेकेंड बॉडी की क्या बन जाएगी, m2 इंटू वी वैक्टर। अब फिर से इन दोनों को डिवाइड किया, p1 वैक्टर अपॉन p2 वैक्टर, m1 वी वैक्टर अपॉन m2 वी वैक्टर। तो ये कैंसल, मतलब क्या है, इसकी इक्वल आ गई m1 अपॉन m2। तो ये क्या है, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे बॉडी के मास की, अगर वेलोसिटी जो है वो सेम है। अगर वेलोसिटी सेम है तब मोमेंटम जो है मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब ऐसे ही थर्ड केस है, थर्ड केस में जो मोमेंटम है वो सेम है, p1 इज इक्वल टू p2 है, क्लियर। और जो मास और वेलोसिटी है वो अलग अलग ही है, मतलब m1 m2 है और v1 v2 उनकी वेलोसिटीज है, लेकिन ये मोमेंटम सेम है। मोमेंटम क्या हो जाएगी, p1 इज इक्वल टू m1 v1 वैक्टर, और सेकंड की क्या हो जाएगी m2 v2 वैक्टर। तो क्या होएगा, अगर ये दोनों सेम है मतलब m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v1 v2 वैक्टर अपॉन v1 वैक्टर। कैसे आया, m2 इधर आ गया, v1 इधर चला गया। यहाँ पे मास और जो वेलोसिटी है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर मास कम होएगा बॉडी का तो वेलोसिटी ज़्यादा होएगी, बॉडी जो है फास्ट मूव करेगी। अगर मास ज़्यादा हुआ तो क्या होएगी, वेलोसिटी कम होएगी, मतलब बॉडी जो है वो स्लो मूव करेगी। ये थी हमारे पास मोमेंटम के 3 केसेस। नेक्स्ट है एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन एन एलिवेटर और लिफ्ट। इसमें क्या है कि कोई मान लो ये हमारे पास लिफ्ट है, इसमें यहाँ पे एक पर्सन है, उसका जो मास है वो क्या है, m है, ठीक है, m है, और वो एलिवेटर में है, लिफ्ट में है। तो जो एक्चुअल वेट है मैन का वो क्या है, mg है, w इज इक्वल टू mg, ठीक। उसके बाद जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेट इट बी r, और जो g है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मैन। उसके बाद जो r है वो एपरेंट वेट होएगा मैन का, ठीक है। ट्रू कौन सा है, mg है, लेकिन r क्या है जो इसे बैलेंस करे, दैट इज एपरेंट वेट ऑफ मैन। अब हम यहाँ पे स्पेशल जो है 6 केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है व्हेन द लिफ्ट और एलिवेटर इज एट रेस्ट, जब ये रेस्ट पे है, एलिवेटर जो है वो रेस्ट पे है। फर्स्ट व्हेन लिफ्ट और एलिवेटर इज एट रेस्ट। अब अगर रेस्ट में है तो एक्सेलेरेशन क्या होएगा, 0 होएगा, ठीक है। रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलेरेशन 0 होएगा। तो नेट फोर्स कितनी होएगी, फोर्स क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, तो फोर्स भी क्या होएगी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मैन विल बी 0, मतलब f की वैल्यू 0 होगी। अब हमें जो फॉर्मूला बताया दैट इज r माइनस एम जी, एफ इज इक्वल टू r माइनस एम जी। अगर f 0 है तो हमने पुट कर दिया r माइनस एम जी, इसे हम इस साइड ले गए, एम जी इज इक्वल टू r इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी के इक्वल आ गया, ठीक है। मतलब क्या है, जो एपरेंट वेट है वो उस टाइम किसके इक्वल होएगा, एक्चुअल वेट के इक्वल होएगा। r इज एपरेंट वेट, ठीक है, वो किसके इक्वल हो गया, एक्चुअल वेट के इक्वल हो गया। नेक्स्ट है सेकंड केस। सेकंड केस में है कि जब जो लिफ्ट है अप जा रही है या डाउन जा रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
उसमें क्या होएगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है अगेन वही वाला जब रेस्ट में था तब तो चलो एक्सेलेरेशन 0 हो गया। अब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो मतलब उसका एक्सेलेरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, एक्सेलेरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो फिर से नेट फोर्स जो उस पर एक्ट कर रही है दैट विल बी अगेन 0। फिर से क्या हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला F इज इक्वल टू आर माइनस एम जी, फिर F0 पुट कर दिया आर माइनस एम जी, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास M इंटू जी। क्लियर। तो फिर से अगेन क्या हुआ, एपरेंट वेट विल बी इक्वल टू एक्चुअल वेट। सेकेंड केस में हो गया। अब थर्ड केस है कि जो लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है लेकिन जो उसका एक्सेलेरेशन है दैट इज ए। थर्ड केस इज कि लिफ्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है लेकिन विद एक्सेलेरेशन ए। लिफ्ट मूव्स अप विद एक्सेलेरेशन ए। तो उस केस में क्या होएगी, फोर्स जो है F इज इक्वल टू एम ए हो जाएगी क्योंकि अभी ए की वैल्यू 0 नहीं है। तो फिर से हमने फॉर्मूला लगा दिया F इज इक्वल टू आर माइनस एम जी, एफ की वैल्यू पुट कर दी एम ए, यहाँ भी हम स्मॉल ले सकते हैं एम जी। ठीक है, एम ए इज इक्वल टू आर माइनस एम जी। उसके बाद ये इधर आ गया आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी बन गया। ये एम कांस्टेंट है, ए प्लस जी, आर इज इक्वल टू क्या बन गया एम ए प्लस जी। मतलब आर जो है दैट इज ग्रेटर देन एम जी। रिजल्टेंट जो है देखो, रिजल्टेंट ये दो टर्म्स का प्लस हो गया। वैसे एम जी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो जो एपरेंट वेट है, एपरेंट मतलब जो एक्चुअल में नहीं है, वो वहाँ पे एक्चुअल वेट से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो जो वहाँ पे पर्सन है, मैन है, उसे अपना वेट एक्चुअल में क्या लगेगा कि ज़्यादा है, इंक्रीज्ड लगेगा। ठीक, उसके बाद जब जो लिफ्ट है वो आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, विद एक्सेलेरेशन ए। फोर्थ केस इज व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउन विद एक्सेलेरेशन ए। लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सेलेरेशन ए। ठीक है, अब आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर से एफ क्या हो गया, एम ए हो गया। ठीक है, एम ए। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होएगा, अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रही है तो एम जी माइनस आर हो जाएगा। एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस आर, आर इधर आ जाएगा, एम ए एम जी माइनस एम ए, एम कांस्टेंट हो गया, जी माइनस ए। मतलब जो आर है वो क्या होएगा, लेस देन एम जी। मतलब एपरेंट वेट जो है वो कम होएगा एक्चुअल वेट से। जब जो है लिफ्ट नीचे आ रही है विद एक्सेलेरेशन ए, तब पर्सन को अपना जो वेट है वो कम लगेगा, ठीक है, एक्चुअल वेट से। अब नेक्स्ट केस है कि व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है तब क्या होएगा, व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, उस केस में ये आर नहीं होएगा। ठीक है, और जो लिफ्ट है फ्रीली फॉल कर रही है विद जी। सो फिफ्थ केस इज व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। उसके बाद अगर फ्रीली फॉल कर रही है मतलब एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो मतलब जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, एम जी हो जाएगी। फॉर्मूला लगा देंगे, एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस आर। एफ की वैल्यू क्या है, एम जी है, एम जी माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस आर, मतलब आर इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे भी रिजल्ट जो है आर रिएक्शन वो नहीं है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एपरेंट वेट का जो है पर्सन का वो क्या हो जाएगा, 0
क्योंकि मैन और लिफ्ट दे बोथ आर मूविंग डाउनवर्ड विद द सेम एक्सेलेरेशन जी। अगर वो सेम नीचे को आ रहे हैं तो वहाँ पे कोई फोर्स ऑफ एक्शन या रिएक्शन नहीं होएगी मैन और लिफ्ट में, ठीक है। सो मैन विल डेवलप अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस, तो उसको लगेगा कि उसका वेट है ही नहीं, तो वेट क्या हो जाएगा, उसको अपना जीरो वेट फील होएगा, वेटलेसनेस होएगी, ठीक है। लास्ट केस है व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलेरेशन ग्रेटर देन जी। 6th केस, when lift moves with an acceleration greater than g। तो इस केस में क्या होएगा, अगर a g से ग्रेटर है फिर r क्या बन जाएगा, एम जी माइनस एम ए हो जाएगा, ठीक है। एम जी माइनस ए, जी छोटा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर जे इससे कम होएगी, ठीक है। जे ज़्यादा है ये कम है, तो आर जो होएगा वो क्या होएगा, नेगेटिव होएगा। रिएक्शन जो है यहाँ पे वो क्या होएगा, नेगेटिव में होएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव में होएगा, नेगेटिव अपरेंट वेट, इसका मतलब क्या है, जो पर्सन है विल राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट एंड क्रैश अगेंस्ट द सीलिंग ऑफ लिफ्ट। मतलब क्या है, फ्लोर से ऊपर चला जाएगा और जो उसका सर है वो सीलिंग से टकरा जाएगा, ठीक है। विल क्रैश अगेंस्ट द सीलिंग ऑफ लिफ्ट। ये हमारे पास 6 केस थे।